नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आइए आज साइंस के चैप्टर 3 सूक्ष्मजीव के प्रश्न उत्तर को पूरा करते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस चैप्टर को पूरा आपको सिखा दिया है, पढ़ा दिया है। आइए प्रश्न उत्तर को इसीलिए पूरा करते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, यीस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो सही जवाब है अल्कोहल। यीस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? तो वो है अल्कोहल। अगला प्रश्न, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? निम्न में प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कौन है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। तो सही जवाब है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, इन सभी जगह पर। तो इसका सही जवाब है इन सभी जगहों पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया, यानी कौन सी एंटीबायोटिक को खोजा गया? ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न को जानने से पहले आइए पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि पेनिसिलिन, जिसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस, जो ब्रेड होती है उस पर लगने वाली एक खास कवक या फफूंद होती है, जिसको ख़त्म करने के लिए एक जीवाणु होता है जिसको पेनिसिलिन कहते हैं, उसी की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प हैं मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण। तो सही जवाब है किण्वन। आइए जानते हैं कि किण्वन क्या होती है। तो किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट, यानी उसको हिंदी में खमीर बोलते हैं, जो कि एक कवक होती है, उसकी उपस्थिति में चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। यहाँ यीस्ट या खमीर जो है ये जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी? तो इसका सही जवाब है घरेलू मक्खी। ठीक है, यही संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीस मच्छर या कॉकरोच? तो सही जवाब है मादा एडिस मच्छर। इसको सुन करके आपके मन में मादा एनोफिलीस मच्छर आ रहा होगा, लेकिन मलेरिया के लिए परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीस मच्छर, लेकिन डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। समझ गए? आइए आगे प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को किस चीज़ में परिवर्तित कर देते हैं? तो इसका जवाब है दही में परिवर्तित कर देते हैं। अगला है, हैजा किसके द्वारा होता है? सही जवाब है दूषित जल या संदूषित जल या फिर जीवाणु, क्योंकि उसमें जीवाणु ही होते हैं
और जीवाणु ही पैदा करते हैं हैजा को। ठीक है। विब्रियो कोलेरी नाम का एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा हैजा फैलता है। अगला प्रश्न, राइजोबियम जीवाणु होता है, इसके तो किस चीज़ के पौधे की जड़ों और ग्रंथियों में पाए जाते हैं? तो जवाब है दलहन या लेग्यूम पौधे, जैसे जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके पौधे की जड़ों और गांठों में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। अगला प्रश्न, पोलियो किसके द्वारा उत्पन्न रोग है? तो सही जवाब है विषाणु, वायरस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? सही जवाब है कवक या फफूंद, जिसे इंग्लिश में फंगस कहा जाता है। अगला सवाल, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जवाब है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ठीक है। अगला प्रश्न, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है? सही जवाब है प्रतिरक्षी, मतलब एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक। अब ये क्या होती है आगे हम लोग जानेंगे। अब आते हैं कॉलम अ के जीवों का मिलान कॉलम ब से करें। पहले एक बार आप प्रश्न देख लें क्या क्या है। कॉलम अ में जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु और फिर जीवाणु। और उसके समर्थन में या कॉलम बी में क्या क्या चीज़ें हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना या फिर हैजा का कारक। तो देखते हैं किसका जवाब कौन सा होता है। तो जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु और एक जीवाणु। तो सही जवाब जीवाणु के लिए हैजा का ये कारक होता है। राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही को जमाता है। यीस्ट, इससे ब्रेड की बेकिंग होती है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है और विषाणु के कारण एड्स होता है, तो एड्स का कारक विषाणु है। और फिर जीवाणु जो प्रतिजैविक उत्पादित करता है। ठीक है, तो यही उसका उत्तर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला प्रश्न, सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, कवक जिसे फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ कहते हैं, शैवाल जिसे एल्गी कहते हैं। मुख्य रूप से यही 4 वर्ग हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक होता है जिसे माना जाता है, वो है विषाणु जिसे वायरस कहते हैं। और ये वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। मतलब जब यह किसी जीवित कोशिका के बाहर होती है तो यह मृत अवस्था में होती है, और जब किसी कोशिका के अंदर चली जाती है, उसको ये अपना घर बना लेती है, तो विषाणु जीवित हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये मुख्य रूप से प्रमुख प्रतिजैविक हैं। इनमें सबसे पहले खोज हुई थी पेनिसिलिन की, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, मनुष्य में कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। हालांकि आपकी किताब में ऐसे किसी रोग का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है दाद, मतलब रिंग वर्म। देखते होंगे आप कहीं भी हाथ पैर में कहीं भी खुजलाहट होती है, गोल गोल चकते हो जाते हैं, तो उसे रिंग वर्म कहते हैं।
और दूसरा है एथलीट फुट। ये क्या होती है? पैर की अंगुलियों के बीच में जूते लगातार पहनने से पसीना होता है, और या फिर गंदे पानी में काम करने से देखते होंगे वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो वो एथलीट फुट होता है। या फिर किसी इंसान को गंजापन सर पे हो जाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, तो यह भी फफूंद या कवक से उत्पन्न रोग हो सकते हैं। ठीक है, आइए अगला 7वां प्रश्न को देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए। परिरक्षक को इंग्लिश में प्रिजर्वेटिव कहते हैं। आइए देखते हैं। एसिटिक अम्ल, जिसे विनेगर या सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है, और तेल या फिर नमक और चीनी, इसमें से किसी भी 2 को आप लिख सकते हैं। एसिटिक अम्ल और तेल, या फिर नमक और चीनी, ये 2 परिरक्षक के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? तो पहला है दही, जिसमें पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो दूध को दही बनाने में मदद करता है। क्या आपकी जीभ में पानी आया? जो दही खाने के शौकीन हैं उनके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा है यीस्ट या खमीर नामक कवक की उपस्थिति में चीनी से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। ठीक है, अब अगला आते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है, जो कि बनता ही है सूक्ष्मजीवों से, जो अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में सक्षम होता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बनाया जाता है सूक्ष्म जीवों के ही द्वारा, और दूसरे सूक्ष्म जीव को ये नष्ट करते हैं, इसलिए इनका उपयोग दूसरे सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस प्रश्न का जो बाद का हिस्सा है वो है सावधानियाँ, कि हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, पहली सावधानी। दूसरी, हमेशा इसका कोर्स को पूरा करना चाहिए, नहीं तो अगली बार वह एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा, क्योंकि जो रोगाणु है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगली सावधानी, एंटीबायोटिक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगली सावधानी और कुछ है क्या? देखते हैं, नहीं है। तो अब अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के अलग अलग उपायों को लिखिए। पहला उपाय, उबालना, दूध को उबालकर सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा उपाय, पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है, दूध को लगभग 70 डिग्री तापमान पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाएक उसको ठंडा कर देना, यही प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। और जो हम लोग मार्केट से दूध लेते हैं जो पॉलीथीन में होती है, तो इस तरह के पैकेट बाजार में मिलते हैं, समझ गए। तीसरी प्रक्रिया है शीतलन। सब्जी या दूसरी चीज़ों को फ्रिज में कम टेम्परेचर पर रखने से उसमें सूक्ष्मजीवों की जो बढ़ोतरी है, वृद्धि है, वो रुक जाती है। चौथा है तेल द्वारा। तो सब्जी हो, मांस हो या फिर मछली हो, इन सब चीज़ों में तेल डालने से जीवाणु मर जाते हैं। पांचवा उपाय है चीनी द्वारा। तो मुरब्बा या चटनी आपने देखा होगा, ये सब चीज़ों में चीनी डालने से
नमी कम हो जाती है, उसका पानी कम हो जाता है, जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि पानी में जीवाणु ज़्यादा आसानी से बढ़ पाते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है। अगला है सिरका, जो कि विनेगर होता है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये खट्टा होता है स्वाद में, तो अचार आदि में इसको डाला जाता है। और नमक द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है, तो नमक के उपयोग से मांस और मछली को लंबे समय तक सुरक्षित या परिरक्षित किया जाता है। अगला सवाल 11वां सवाल है, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। विशेषकर विषाणुओं से, ऐसे तो और भी सूक्ष्म जीवों से होता है, लेकिन खास करके विषाणुओं से होने वाले जो रोग हैं, उससे हमारे शरीर को लड़ने के लिए हमारे शरीर में जानबूझकर मरे हुए या कमज़ोर सूक्ष्मजीव प्रवेश कराए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। जैसे पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस जिससे पीलिया होती है, क्षय रोग जिसको टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, चेचक मस्तिष्क ज्वर जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, और हाल में कोरोना ने कहर मचाया वो होता है। तो इन सब रोगों से लड़ने के लिए टीका लगाया जाता है। जैसे कोविड-19 का वैक्सीन को इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं, तो इसका टीका लगाया गया था। ठीक है। डॉक्टर जो है टीका लगा रही है, और पोलियो ड्रॉप वह भी एक टीका है, बच्चों को पिलाया जा रहा है। तो यह हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं, और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर को डालने के बाद पता चल जाता है कि अब उस सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारी से कैसे लड़ना है। ठीक है। सूक्ष्मजीव हमारे अंदर चला गया, वो एंटीबॉडी पैदा करने लगा। एंटीबॉडी पैदा करने से क्या होता है, बाहर के जो सूक्ष्मजीव जो खतरनाक हैं, जो हानिकारक हैं, वो अंदर प्रवेश करते हैं, तो उससे वो लड़ लेते हैं, ये एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। तो अब इन एंटीबॉडीज़ को, प्रतिरक्षी को ये मालूम चल जाता है कि अब इस तरह के हानिकारक सूक्ष्मजीव, खतरनाक सूक्ष्मजीव यदि आते हैं, हमला करते हैं रोग पैदा करने के लिए, तो उनसे कैसे निपटना है ये पता चल जाता है। ठीक है। तो यहीं पे समाप्त होता है। तो बच्चों कैसा लगा यह चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें।